की कोई खबर सुनने को नहीं मिली है। हाँ, 2-4 ईवीएम जो मशीनें हैं वो जरूर खराब हुई है, लेकिन इस बार वोट बड़ा पीसफुली पड़ रहा है। दिस इज द पॉइंट तहसीन, मैं कह रही हूं ना, अभी 8:30 बज रहे हैं, अब तक दसियों खबरें हम लोग बता चुके होते, वायलेंस हो रहा है, फला जगह बूथ उखाड़ दिया, फला जगह हिंसा हो गई है, फला जगह पर अटैक कर दिया है, लेकिन अब तक चीजें पीसफुल गई और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगी। पीसफुल तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं था, वहां पर इतने फोर्सेस डाले गए। क्या उत्तर प्रदेश में यह ऑर्डर आया कि अगर आप कपल हो आप नहीं जा सकते मोटरसाइकिल पे, मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है? वहां पे भी तो हिंसा होती है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। अरे भैया, ऐसी हिंसा नहीं होती है। एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे बंद कर रहे हैं इस मसले पर? रूबिका जी एक मिनट सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां की इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वेस्ट बंगाल में चुनाव को लेकर। उस पर क्यों नैरेटिव नहीं बनता है? कल कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, कल कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को, आपको कोई अधिकार नहीं टीएमसी के एक पक्ष के नेताओं को बंद करने का। किसने आपको यह अधिकार दिया? आपके पास डिटेनिंग पास कहां से आती है? इलेक्शन कमीशन ने उस पर सफाई दी, उस पर कोई बातचीत हुई? चुनाव के एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन एक इलीगल ऑर्डर देता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाए। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? रूबिका जी, मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन की भूमिका होनी चाहिए? हाई कोर्ट के बारे में ये तो सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणी आई थी ममता बनर्जी के बारे में कि लोकतंत्र को इस तरीके से खतरे में नहीं डाल सकता है एक राज्य का मुख्यमंत्री आईपैक के मामले में। बिल्कुल, और गलत था, मैंने आपकी चौप में कहा था गलत था। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से इतनी गंभीर टिप्पणी आती है और उस पर किसी तरह की कोई बातचीत, तो इस गंभीर टिप्पणी पर क्यों नहीं कोई बात? बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि गलत हुआ। इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं जवाब दे देता हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता जी के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा, शी शुड नॉट हैव इंटरवीन। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में क्या कहा है कि आप बार बार सिर्फ उनके वहां जाती हो जो आपके विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में। प्राइवेट आर्मी बन चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइवेट आर्मी बन चुकी है पूछ रहे हैं ना तहसीन, और एक दफा तो है नहीं, हम बार बार ये सवाल पूछते आ रहे हैं। लेकिन आज जब शांतिपूर्ण तरीके से अब तक 8:30 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं, तो ये तो आप देश को बताएंगे ना, आप उस पर सवाल थोड़ी खड़े करने लगेंगे। मैं कर रहा हूं सवाल खड़ा, मैं इतने सारे आप जो सुरक्षा बल के जवान है उनको तैनात कर दिया है। आप वहां आराम से बैठे हुए हैं पुणे में सर, वहां पश्चिम बंगाल में आदमी कांपता है। आपने किसी एक आदमी को सुना है? रुकिए सुनिए, किसी एक आदमी को तहसीन आपने सुना है, किसी एक महिला को आपने सुना है जिसने बिंदास होकर बताया हो कि भैया मेरा यह मुद्दा है, मैं इस पर वोट करूंगा? आपने देखा है कि वो कितना सीक्रेटली इस पर वोट करे, बिकॉज दे नो कि वायलेंस इज एन इंटेग्रल पार्ट देयर। मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब देते आपको एक चीज कहता हूं, वो इसलिए सीक्रेट होता है क्योंकि वो मैच्योर डेमोक्रेसी में हम नहीं कहते। रूबिका जी 10 सेकेंड, मेरे महात्मा, मैं कई चीजों पर आपसे एग्री करूंगी, इस पर नहीं करूंगी। 10 सेकेंड की इजाजत दे दीजिए। 10 सेकेंड, और मेरे दोनों रिपोर्टर फिर इसका जवाब देंगे। 10 सेकेंड। मेरे महात्मा गांधी हमेशा ही कहते थे, सिर्फ नतीजा पुण्य नहीं होना चाहिए, जिस रास्ते पर चल के आप उस पुण्य नतीजे को पाते हो वो रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसकी नीयत जरूर साफ होगी, लेकिन जिस रास्ते पे चल रहा है वो पक्षपात का रास्ता है, वो बायस का रास्ता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने दे दिया है। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, चुनाव आयोग पर लगातार कड़े हमले ये जो विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं कि वो टिल्टेड तरीके में काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम है कि जो चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं होती वो तुरंत आरोप लगाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या चुनाव आयोग हो उन पर। लेकिन तस्वीरें इसकी गवाह है कि किस तरह से बिना किसी डर के चुनाव हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष वोटर हो। लगातार सुबह से धूप निकल आई है, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या में कोई कमी नहीं है। ये लंबी लाइनें इस बात की गवाह है कि बिना किसी डर के वोटर यहाँ पर वोट डालने के लिए लाइनों में लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में महिला यहाँ पर है। क्या उनके मुद्दे क्या हैं, ये हम लगातार सुबह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप वोट डालने आए क्या सोचकर? कोई डर? पश्चिम बंगाल में डर की बात होती है, वो दिखाई दे रहा है? नहीं, डर नहीं है, कोनो रकम डर नहीं है, डर नहीं है। तो क्या सोचकर डालेंगे? मुद्दे क्या है? आप क्या डर करिए, जो रहुआ ना डालेगा।
मोदी जी के चाहे जय श्री राम, मोदी जी के चाहे जय श्री राम। अच्छा, यहाँ भी जय श्री राम चल रहा है। श्री राम रूबिका देख सकते हैं कि जय श्री राम लग रहा है कि डर की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा युवाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए क्या है यहाँ पर मुद्दे? यहाँ पर मुद्दे हैं। बेसिकली हम तो यहाँ पर रहते नहीं है, बाहर में। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मतलब रहने वाले यहाँ के हैं, बट अभी हम जॉब बाहर में कर रहे हैं, तो वोट डालने आए हैं। हाँ, वोट डालने आए हुए हैं। बेसिकली मुद्दे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत मतलब जो वुमेंस के लिए वायलेंस वगैरह जो चल रहा है, जो हम लोग रोड वगैरह पर देखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए लॉ वगैरह में। अगर ममता जी उनको ला पाए तो अभी अच्छा होगा, या फिर मोदी जी जो भी ला पाए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। पहले जो वायलेंस होता था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब चुनाव आयोग की शक्ति काम कर रही है? नहीं, चुनाव के लिए के टाइम में तो उतना वायलेंस तो आज तक देखा नहीं है, जो पहले हम लोग मतलब ओल्ड जनरेशन में देखते थे। अभी उस टाइप का नहीं है। अभी हम लोग खुलेआम अपना जिसको सपोर्ट करते हैं उसको करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो होता है, जो हम लोग के लिए वुमेन्स के लिए है कि थोड़ा बहुत लॉ वगैरह में चेंजेस आए तो हम लोग के लिए खुलेआम जाकर के काम करने में सुविधा होगा। अच्छा, और क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिला के लिए सुविधा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आप पहले भी वोट डाला है आपने? पहली बार आए हो? पहली बार है। अच्छा, पहली बार आए हो तो क्या लग रहा है आपको पहली बार में? क्या फीलिंग है? पहली बार डाल रहे हैं वोट, क्या ही फीलिंग हो सकता है। जो भी मतलब सरकार है वो मतलब बाकी सारे लोगों के लिए अच्छा करे, और क्या। आपने सुना था कि पहले बड़ा मारकाट होती थी चुनावों में और इस बार नहीं हो रही है, क्या चेंज लग रहा है? देखिए, ये तो मेरा पहली बार है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट फिर भी अब सोचेंगे जो होगा अच्छा ही होगा। आप बताइए क्या और क्या होना चाहिए, बताइए। और कुछ अच्छा ही होना चाहिए। देखिए, ये महिलाएं हैं, वो कह रही है कि उसमें से कुछ महिलाओं ने साफ तौर पर रूबिका कहा कि पहले का जो वायलेंस था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि जो बात आप लगातार कर रही हैं राजनीतिक विश्लेषकों से, उनका साफ तौर पर जो सवाल है, जो वो बार बार सवालिया निशान चुनाव आयोग के ऊपर उठा रहे हैं, तो ये तस्वीरें और इनके जो बयान है महिलाओं के, वो साफ तौर पर उनको जवाब है कि किस तरह का पहले वायलेंस होता था और अब इस बार की स्थिति क्या है। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सख्ती लगातार पोलिंग बूथों पर है। एक एक मतदाता को पर्ची देखकर अंदर आने दे रहे हैं, किसी को भी बाहर रुकने नहीं दे रहे हैं। यानी कि सख्ती काफी तौर पर, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। जी। अच्छा, ये देखिए, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें अपने आप में काफी होती है, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरुण भी यहां पर मौजूद है, मैं उनके पास पहुंचूं उससे पहले थलापति विजय वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस बार तमिलनाडु का चुनाव भी अपने बेहतरीन मुकाम पर इसलिए है क्योंकि वहां पर पहले कभी दो कोणों में जो लड़ाई हुआ करती थी, अब वो त्रिकोणीय हो गई है। अभी बीच में एक्टर विजय की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, उन्हें साइनस की बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत इन्होंने कोशिश की है कि ये जो फैन फॉलोइंग है उनकी जबरदस्त, ये किसी तरीके से वोटों में तब्दील हो जाए। अपनी नई पार्टी बनाकर थलापति विजय ने एंट्री तो कर दी है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब देखना है कि 51 साल का ये एक्टर क्या एक सक्सेसफुल, मतलब ही इज अ सक्सेसफुल एक्टर, क्या सक्सेसफुल पॉलिटिशियन वो बन पाते हैं। कुछ देर पहले ही वोट डालने के लिए पहुंचे हैं विजय, और कमल हासन भी कुछ देर पहले जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो आप देखिए वो तस्वीरें ली गई है। लेकिन ये जो तमिलनाडु का चुनाव है, आप इसको समझिए, क्या वाकई थलापति विजय जो है वो डार्क हॉर्स बनकर या किंग मेकर या डिसरप्टर की भूमिका में उभर सकते हैं? आज की तारीख में तमिलनाडु में सबसे बड़ा सवाल यही है। लोग विजय को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ना वो AIADMK के साथ गए, ना वो DMK के साथ गए, ना कांग्रेस के साथ गए, ना बीजेपी के साथ गए। उन्होंने अपना एक अलग कोण तैयार किया है और इसी कोण की तरफ क्या तमाम वोटर्स तमिलनाडु के पहुंचेंगे वोटर के तौर पर, यह एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। क्योंकि लंबे अरसे तक DMK का राज, फिर उसके अक्सर ये होता था कि DMK फिर AIADMK, फिर उसका साथ कभी इस पार्टी ने दे दिया केंद्रीय, कभी उस पार्टी ने दे दिया। लेकिन इस बार विजय जो है वो आए हैं एक तीसरा बिंदु उभर कर, और वो लोगों के बीच लगातार
जा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हुए अलग अलग मंदिरों में पाए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तस्वीर बदलना चाहता हूं और इसीलिए एक नई पार्टी के साथ मैं मैदान में उतरा हूं। एक जननायक की भूमिका में वो फिल्मों में जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन क्या आज वो एक जननायक पॉलिटिकल तौर पर उभर कर आएंगे, ये बड़ा सवाल है अरुण, क्योंकि यहां पर नजर केवल विजय की अपनी पार्टी पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में बनकर कांग्रेस और डीएमके की तरफ जाते हैं, या फिर उनको जनता सिर्फ सिनेमा पर पसंद करेगी और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रुक, पहली बात तो कि साउथ में जो हीरो होते हैं या हीरोइन होती हैं उनको लेकर क्रेज इतना ज्यादा होता है कि आप देखिए जयललिता की बात करिए या फिर करुणानिधि की बात करिए, तमाम जो लोग थे उनके मेंटर, जयललिता के मेंटर की बात करिए, तो जो फिल्मी पृष्ठभूमि से नेता आते हैं उनका क्रेज बहुत ज्यादा होता है। अब क्या ये वोटों में तब्दील होगा? आपका सवाल एकदम वाजिब है, लेकिन हवा तो उनकी इतनी तेज थी एक समय की कांग्रेस दुविधा में पड़ गई थी कि डीएमके के साथ रहें कि थलपति विजय के साथ चले जाएं, क्योंकि जितने सर्वे हो रहे थे, जो कांग्रेस के इंटरनल सर्वे थे, वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में 25% के आसपास की पसंद थलपति विजय को है। तो पार्टी ये चाहती थी उनके साथ जाना, लेकिन फिर वो 2029 का जो पेच आ गया कि भाई अगर आज हम उनके साथ चले जाएंगे, डीएमके अगर जीत गई 2029 में, फिर हमको प्रधानमंत्री अपना बनाना है, फिर वो हमारे 39-40 सीटें अगर हमसे लेके चलेंगे तो क्या होगा। तो ये तो जरूर एक संकट था जिसकी वजह से थलपति विजय एक बड़ा कारण बने हैं वहां पर, और क्राउड पुलर है, वोट पुलर बनेंगे कि नहीं, कि प्रशांत किशोर टाइप मामला कहीं ना हो जाए कि दूसरे के लिए तो आप बड़े बेनिफिशियल हैं, क्राउड पुलर हैं, बट खुद की अगर बात आती है तो लोग भरोसा नहीं करते क्योंकि कार्डर उनके पास नहीं है। कांग्रेस ये कह रही थी कि हमारे पास कार्डर है, उनके पास फेस है, दोनों मिला के हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर बीच में इंडिया गठबंधन के बाकी लोग आ गए कि भाई एकता बनाए रखिए, 2029 में लड़ना है, सिर्फ एक राज्य के लिए पूरा आप जो है देश नहीं खो सकते। तो कांग्रेस ने उसको फिर रिकंसीडर करना छोड़ दिया थलपति विजय के साथ जाने का। एक बात आप कह रही थी रूबिका कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह चुनाव हिंदुओं को बचाने का है। वो क्यों कह रहे हैं? ये जो पूरा बेल्ट है ना, जहां 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां मैं खड़ा हूं मुर्शिदाबाद, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 64-65% है, यानी यहां हिंदू माइनॉरिटी हुए अगर आप देखें मोटा मोटी तो। इसके अलावा अगर हम चले जाएं मालदा, वहां 52% के आसपास मुस्लिम आबादी है। उत्तरी दिनाजपुर चले जाए 47% के आसपास। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है, घुसपैठ की बात है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, जो हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं मुस्लिम और मियां। तो यहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिनको हेमंता विश्व शर्मा मियां कहते हैं बांग्लादेशी, उनका जिक्र करके, चूंकि बीजेपी की पूरी साख, पूरी उम्मीद, पूरी आशा, पूरी सब कुछ यहीं पे दांव पे लगा है, सबसे ज्यादा सीटें यहीं जीते थे वो, तो वो जो उनका बयान है ना कि हिंदुओं को बचाना है, वो इसी संदर्भ में है। और ये जो कांग्रेस और टीएमसी कहते हैं, हालांकि देखिए कोई पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान तो देते ही है वो। आज देखिए, आप अभी देखिए, इंडिया गठबंधन भले एक साथ है, लेकिन राहुल गांधी ने एक रैली में यहां हमला क्या किया कि तृणमूल कांग्रेस उनके ऊपर हमला हो गई। 23 तारीख को उनको रोड शो करना था, यहां पर रैली करनी थी कोलकाता में, स्थानीय प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी। और कांग्रेस से कह रही कि ममता सरकार की पुलिस अनुमति नहीं दे रही है, अब वो शायद 25 तारीख को आए। तो यहां पर जिस तरह की के बयानों की बात हो रही है, और इस इलाके में शुभेंदु अधिकारी के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे थे, उसके पीछे यही है, हिंदू मुस्लिम दोनों की जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, अवैध अप्रवासी नागरिक जो हैं बाहर से आए हैं, उनका मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से, मुखरता से, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक सब लोग उठा रहे हैं। घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे और दादागिरी किसी की चलने नहीं देंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जो बदमाशी करेगा उसको बाद में निपटेंगे। तो ये इस पूरे इलाके की जो तासीर है, जिसके बारे में शुभेंदु अधिकारी के बयान के आलोक में मैंने आपको ये बताया कि क्यों वो इस तरह का बयान इस इलाके के लिए। जिक्र शुभेंदु अधिकारी का छेड़ा है, वो जरा बयान हम दर्शकों को बता दें। वो बयान हमने अब तक नहीं बताया है, सुनाया भी है जब वो मीडिया कर्मियों से मिले वोट देने के बाद, और उन्होंने कैसे कहा कि हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। सुनिए। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म होगा। दादा किस तरह से अभी माहौल हर जगह बूथ में क्या है, पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा? एक मिनट दादा, माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर। एक बात तो है, दिलीप घोष हो या शुभेंदु अधिकारी हो, दोनों ये कह रहे हैं कि हम बड़ा नजर आ रहे हैं सैटिस्फाइड कि वोट जो है वो अच्छे से डाले जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले टीएमसी का जरा एक्स पर जो पोस्ट आया है वो आप स्क्रीन पर दिखाएं। अब से कुछ देर पहले टीएमसी ने एक पोस्ट किया एक्स पर,
और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए। ये देखिए एक लंबा चौड़ा टीएमसी का पोस्ट आया जिसमें कहा है कि बगैर डर के जो आपको पसंद है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिस पर आपका विश्वास है, उस उम्मीदवार को जाकर चुनिए, घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट किया गया है एक्स पर, इनफैक्ट फेसबुक पर भी। हमारी मां के सम्मान के लिए वोट दीजिए, ये टीएमसी ने लिखा है। लब्बो लुबाब जो उसका है, हमारी माटी की रक्षा के लिए आपको वोट देना चाहिए। मां, माटी, मानुष, ये 3 चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द चुनाव जो है वो टीएमसी की तरफ से लड़ा जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग के बीच टीएमसी ने ये कहा है कि ये चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, आपको जाकर मतदान करना चाहिए, यह आपका मताधिकार है। हमारी मां की इज्जत के लिए जो है आप वोट दीजिए। और ये देखिए थलपति विजय टीवी के उनकी नई पार्टी जिसको उन्होंने मैदान में उतारा है। सर्वे ये कह रहे हैं 8 से 10 सीटें जरूर इस पार्टी को मिल सकते हैं, 23% वोट उसे मिल सकता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहा वोटर है, वो जरूर इस तीसरे मोर्चे को पसंद कर सकता है या इस तीसरे ऑप्शन को पसंद कर सकता है। लेकिन आप देखिए जहां जहां थलपति विजय जाते हैं, एक टाइम था जब उरूज पर इनका पॉलिटिकल करियर था, लेकिन फिर बाद में इनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे और फिर पत्नी से डिवोर्स का जो मुद्दा उठा, हालांकि उन्होंने कहा कि भैया ये तो पहले ही हो चुका था, वी हैड ऑलरेडी साइंड द डिवोर्स पेपर्स, ये खबरें बाद में आई हैं। उससे बहुत महिलाओं को जो है दुख हुआ, क्योंकि साउथ में आप देखिए चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, वहां पर जो एक्टर्स हैं उनको भगवान की नजर से देखा जाता है। और मैं अतिशयोक्ति अलंकार का यहां इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, लोग उनके लिए बड़े क्रेजी होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी जिसे कहते हैं 2-2 मंजिला कद होता है उनके पोस्टर्स का। उनकी जब फिल्में होती हैं तो बाहर आपको मेला सरी का पूरा मंजर दिखाई देता है, इतना प्रेम वो हासिल करते हैं वहां के एक्टर्स। और जैसा अभी अरुण बता रहे थे कि और जब ये एक्टर्स पॉलिटिशियन बनकर आते हैं तब इनको बड़ा तेज तलवार की धार पर होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वो चंद्रबाबू, चाहे वो जयललिता रही हो, चाहे वो बाकी सारे एक्टर्स रहे हों, और हर कोई सक्सेसफुल रहा है ऐसा भी नहीं है। और ऐसे में थलपति विजय के लिए ये चुनाव किसी इम्तिहान एग्जाम से कम नहीं है। मतलब फिल्में फ्लॉप हो जाती है तो दूसरी फिल्में मिल जाती है, लेकिन पार्टी फ्लॉप होगी कि पार्टी आगे बढ़ेगी टीवी के उनकी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और उनके लिए तो रत जगे जैसा सवाल है। यतेंद्र, सपना और अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और ये देखिए ये एक्टर अजीत कुमार हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं वोट डालते हुए। अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि इस नाम से याद आया, आज उपचुनाव भी है महाराष्ट्र में अजीत पवार के देहांत के बाद। हालांकि कोई उनकी धर्मपत्नी मैदान में है, किसी ने भी वहां पर उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। बहरहाल आपको ये बता दें कि हमारे तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं। सपना, शुवेंदु अधिकारी तो वोट डालकर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, हिंदुओं को बचाने का ये चुनाव है और वो ये जानते हैं कि यहां पर ये अगर मुद्दा उठाया जाएगा तो उनको ज्यादा वोट पड़ेंगे उस इलाके में। बिल्कुल, और जब हमने आज से 2-3 दिन पहले, मैं जैसे ही बंगाल की धरती पर लैंड हुई थी, उसके बाद सबसे पहले मैं नंदीग्राम सीट ही आई थी रूबिका, और तब भी हमने जब बात की थी तो शुभेंदु ने यही कहा था, ये हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है। देखिए, जब आप सत्ता में नहीं है तो आप या तो हंसी सपने दिखाएंगे या फिर आप ये बताएंगे कि ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको खतरा बहुत है। तो शुभेंदु अधिकारी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझाने में लगी है कि एक तबका है जो उनको वोट उस तरीके से नहीं करता, वो उनको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जो दूसरा तबका है उसको समझाया जाए कि अगर हम आएंगे तो ही आप बचेंगे, वरना क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं रूबिका, अगर आप यहां आएंगी, जब देखेंगी, हम जब एंटर हुए, मैंने पहली बार भी ये बात बोली थी कि जब हम दाखिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा, 3 झंडे जय श्री राम के, क्योंकि बीजेपी ये स्थापित करना चाहती है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। मुझे आपको रोकना पड़ेगा सपना,
रजनीकांत वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर देखिए आप, तमिलनाडु की 234 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिलचस्प बिंदु उभर कर आए हैं। विजय क्या इस बार एक एक्टर को पसंद करेगा जो कि पॉलिटिशियन बन चुका है? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। अमेरिका ने ईरान को वक्त तो दे दिया, लेकिन दबाव अब भी बरकरार है। अगर ये बातचीत फेल हुई और एक बार फिर युद्ध भड़का तो सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं, भारत तक इसकी आंच पहुंचेगी। तेल से लेकर ट्रेड, सुरक्षा से लेकर रणनीति तक सब कुछ दांव पर होगा। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में ये पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति